आप देख रहे हैं देवभूमि दिन भर। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल। उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में आबकारी नीति पर मुहर लग गई है। नई आबकारी नीति को कैबिनेट से सहमति मिल गई है। आबकारी नीति के तहत राज्य में देश में बनने वाली विदेशी मदिरा 20 रुपए तक सस्ती हो गई है। वहीं अंग्रेजी शराब पर 10% और देसी शराब पर 15% का इजाफा कर शराब ठेका संचालन किया जा सकेगा। राज्य में मौजूदा समय में संचालित हो रहे शराब ठेका स्वामी अगले 1 साल के लिए शराब ठेके का संचालन इच्छानुसार कर सकेंगे। तो ये बड़े फैसले लिए गए आज की बैठक में। देश में बनने वाली विदेशी मदिरा 20 रुपए तक सस्ती की गई है। कैबिनेट बैठक में आबकारी नीति पर भी मुहर लगी है और इसी के साथ साथ आपको बता दें सभी विधायकों ने अपने विचार भी रखे। नई आबकारी नीति को कैबिनेट से सहमति मिली है। सभी मंत्रियों की ओर से अपने विचार रखे गए हैं। कई बड़े बदलाव किए गए हैं और इसी के साथ साथ लोगों को राहत देने के लिए भी कई बड़े फैसले लिए गए हैं। विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ बने हुए हैं फोन लाइन पर। सुदीप, कैबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जैसे कि आबकारी नीति की अगर बात करें तो नई आबकारी नीति को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है। जी बिल्कुल, देखिए राज्य की पुष्कर सिंह धामी सरकार जो नई आबकारी नीति लेके आई है, इससे तस्करी भी रुकेगी और जो ये शिकायत थी कि दूसरे प्रदेशों की तुलना में उत्तराखंड में शराब महंगी है, इस पर भी रोक लगेगी। कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, जैसे देशी शराब अभी कांच की शीशी में मिलती थी तो उसको टेट्रा पैक के लिए अलाउ किया गया है। इसी प्रकार से जो समुद्र आयातित मदिरा है, यानी जिसको हम विदेशी मदिरा कहते हैं, जो फॉरेन से आती है, उसकी कीमतों में भी उसकी भी कीमतें कम की गई हैं। साथ ही साथ व्यवस्था ये भी की गई है कि जो अभी तक डिपार्टमेंटल स्टोर प्रदेश में संचालित हो रहे हैं, उनकी मैदानी इलाकों में 8 लाख से लाइसेंस फीस बढ़ा के 15 लाख रुपए, जबकि मैदानी जिलों, पहाड़ी जिलों में, पर्वतीय जिलों में ये 8 लाख रुपए में खोले जा सकेंगे। व्यवस्था ये भी की गई है कि एक शिकायत होती थी कि साहब डिपार्टमेंटल स्टोर पर जो शराब बाहर से आ रही है उस पर मॉनिटरिंग नहीं है, तो नई व्यवस्था में प्रावधान ये किया गया है कि डिपार्टमेंटल स्टोर में जो शराब आएगी वो जिले के ही किसी ठेके से ली जाएगी। जो डिपार्टमेंटल स्टोर मालिक होगा वो जिले के ही ठेके से ले सकेगा। अभी तक जो वो बाहर से शराब लाते थे जिसकी बहुत मॉनिटरिंग नहीं हो पाती थी, अब ये भी नियंत्रण में रहेंगे। तो इस प्रकार के कई महत्वपूर्ण फैसले इस नीति में हैं। करीब 21 पेज की नीति है, प्रमुख ये बिंदु हैं। साथ ही व्यवस्था नई नीति में ये भी की गई है कि यदि कोई घर पे कुछ शराब रखना चाहता है तो उसको एक सिक्योरिटी मनी, 5 साल का आयकर का अपना ITR और डीओ के नाम एक DD बनाना होगा, जिसके आधार पर वो 12,000 रुपए वार्षिक देकर अपने घर पे भी कुछ शराब सेवन के लिए या पार्टी आदि के लिए रख सकेगा। ठीक है सुदीप, शुक्रिया तमाम इस जानकारी के लिए। उत्तराखंड में चैत्र नवरात्रि इस बार खास रहने वाली है। इस बार शासन प्रशासन को भी नवरात्रों के आयोजन में शामिल किया जा रहा है। इसे भव्यता देने के लिए तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। खास बात यह है कि इस बार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पहल पर नवरात्रि को नारी शक्ति के उत्सव के रूप में मनाया जाएगा और इसके तहत प्रदेश के सभी जिलों के प्रमुख देवी मंदिरों, शक्तिपीठों में दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस, देवी गायन, देवी जागरण के पाठ आयोजित कराए जाने का फैसला लिया गया है। इसमें महिलाओं और बालिकाओं की सहभागिता ज्यादा होगी। कार्यक्रमों के सफलतापूर्वक आयोजन के लिए संस्कृति विभाग की ओर से प्रत्येक जिलाधिकारी को 1 लाख की धनराशि प्रदान की गई है। साथ ही अन्य व्यवस्थाएं जिला प्रशासन की ओर से अपने स्तर से सुनिश्चित की जाएंगी। तो नवरात्र को नारी शक्ति उत्सव के रूप में मनाने का फैसला लिया है सरकार ने। 22 से 30 मार्च तक नारी शक्ति उत्सव चलेगा और ये सीएम पुष्कर धामी का बड़ा फैसला है। इसी के साथ साथ आपको बताएं प्रत्येक जिले में देवी उपासना के कई कार्यक्रम होंगे। तमाम शक्तिपीठों में, देवी मंदिरों में मां का गुणगान होगा। देवी उपासना कार्यक्रमों में महिलाएं उपस्थित रहेंगी, बालिकाओं की भी सहभागिता रहेगी क्योंकि इन दिनों कन्या पूजन होता है। तो ऐसे में तब ये जो बड़े आयोजन करवाए जा रहे हैं उसमें महिलाओं की सहभागिता बहुत जरूरी है। जिलाधिकारियों की अध्यक्षता में समितियां भी गठित होंगी और इसी के साथ साथ कार्यक्रम के लिए हर जिले को 1-1 लाख रुपए दिए जाएंगे। तो ये लगभग योगी सरकार जैसा ही फैसला मुख्यमंत्री पुष्कर धामी ने लिया है। बहुत ही स्वागत करने योग्य फैसला है और वाकई 22 तारीख से नवरात्रि प्रारंभ हो रहे हैं और इस नवरात्रि में नारी को सशक्त करना और नारी के सशक्तिकरण का उत्सव मनाना, मैं समझती हूँ कि सरकार का नारियों के प्रति, महिलाओं के प्रति जो प्रतिबद्धता है वो उसको दिखाता है। निश्चित रूप से इस उत्सव में इस उत्सव के माध्यम से
हमारी महिलाओं को एक उचित प्लेटफॉर्म मिलेगा, वो अपने अनुभवों को शेयर करेंगी और निश्चित रूप से उनके अनुभव से सरकार को भी मार्गदर्शन मिलेगा और आगे की रणनीति और नीति जो है उनके विचार के अनुसार ही बनाई जाए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को पंतनगर पहुंचकर रामनगर में आयोजित होने वाली G20 बैठक की तैयारियों का स्थलीय निरीक्षण किया और बैठक की तैयारियों को लेकर पंतनगर एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। सीएम धामी ने अफसरों को बैठक के लिए पूरे इंतजाम पूरी गुणवत्ता के साथ करने के आदेश दिए। सीएम ने कहा कि ये उत्तराखंड के लिए सौभाग्य की बात है कि हमें G20 बैठक की मेजबानी करने का मौका मिला है। 28 से 30 मार्च तक रामनगर के ढिकुली में G20 समिट होना है। सोमवार को खटीमा में भारी बारिश के बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने निजी आवास में स्थानीय लोगों से मुलाकात की। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने वहां मौजूद जनता से बातचीत की और मौके पर ही उनकी समस्याओं का समाधान किया। चंपावत दौरे के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आजीविका सरस मेले का शुभारंभ किया। साथ ही सीएम धामी ने टनकपुर से राजस्थान के श्री खाटू श्याम मंदिर यात्रा के लिए बस सेवा की भी शुरुआत की और इस मौके पर मंत्री रेखा आर्य भी मौजूद रही। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री टनकपुर के श्री बांके बिहारी खाटू श्याम मंदिर पहुंचे, जहां मुख्यमंत्री ने सबसे पहले खाटू श्याम बाबा के मंदिर में माथा टेका। साथ ही उन्होंने प्रदेश की खुशहाली की कामना भी की। इसके बाद सीएम धामी ने टनकपुर से राजस्थान के श्री खाटू श्याम मंदिर के लिए बस सेवा का पूर्ण विधि विधान से पूजा पाठ कर शुभारंभ किया। सीएम ने चंपावत के टनकपुर में आयोजित हो रहे आजीविका सरस मेले का भी उद्घाटन किया। इस मेले में देश भर से 11 राज्यों ने अपने स्थानीय एवं सांस्कृतिक उत्पादों के साथ प्रतिभाग किया है। कार्यक्रम में 200 स्टॉल लगे हैं। उत्तराखंड की ब्यूरोक्रेसी में बड़े फेरबदल की तैयारी। न्यूज 1 इंडिया पर एक्सक्लूसिव खबर। गढ़वाल कुमाऊं कमिश्नर बदले जा सकते हैं। कमिश्नर गढ़वाल सुशील कुमार 30 मार्च को रिटायर हो रहे हैं। सुशील कुमार के स्थान पर प्रमोटी आईएएस की तैनाती की तैयारी है। कुमाऊं के 2 जिलों के डीएम कप्तान भी बदले जा सकते हैं। गढ़वाल मंडल में 2 कप्तान 1 डीएम बदले जाएंगे। गढ़वाल कुमाऊं रेंज में भी फेरबदल होना तय माना जा रहा है। रामनगर में G20 आयोजन के बाद फेरबदल की तैयारी है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के प्रयासों का बड़ा असर। कर्णप्रयाग से गैरसैंण तक डबल लेन सड़क को मंजूरी। 900 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी आर.के. सिद्धांशु ने इसकी महत्वपूर्ण जानकारी दी है। जल्द डीपीआर केंद्र को भी ये सूचना भेजी जाएगी। प्रमुख सचिव पीडब्ल्यूडी आर.के. सिद्धांशु ने दी जानकारी। वो सड़क का भी हमारा एक्शन प्लान में उसकी मंजूरी मिली हुई है। और अगर गैरसैंण से कर्णप्रयाग की दूरी अगर देखें तो लगभग वही 35-40 किलोमीटर के लगभग की होगी। तो अगर हम ऑन एन एवरेज अभी अलाइनमेंट के संबंध में कुछ आपत्ति थी, उसके स्पष्ट क्लैरिफिकेशन चाहिए था, वो क्लैरिफिकेशन उपलब्ध कराते हुए अलाइनमेंट के संबंध में मॉर्थ को वो उपलब्ध करा दिया गया है। जैसे ही अलाइनमेंट का फाइनलाइजेशन होता है, हमारे डीपीआर की तैयारी की कार्रवाई की जाएगी। और चूंकि अब हमारे लिए वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कुमाऊं से गढ़वाल को जोड़ने वाली वो सड़क है, इसलिए उसका डबल लेनिंग बहुत अत्यंत आवश्यक है। तो हम इसमें समयबद्ध रूप से इसमें कार्रवाई करेंगे। और अगर ऑन एन एवरेज देखें तो वो लगभग 900 से 1000 करोड़ की वो सड़क होगी। वो सड़क उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 23 मार्च को 1 साल का कार्यकाल पूरा करने जा रही है और माना जा रहा है नवरात्रि से पहले या नवरात्रि के दिन दायित्वधारियों की पहली सूची जारी हो जाएगी। इस सूची में पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को मौका मिलने जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के मुताबिक सभी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और मुख्यमंत्री भी दिल्ली में पार्टी के बड़े नेताओं से मुलाकात कर चुके हैं। बहुत जल्द पहली लिस्ट जारी हो जाएगी और कार्यकर्ताओं को सरकार में एडजस्ट किया जाएगा। अब क्योंकि केंद्र द्वारा लगभग माननीय मुख्यमंत्री जी का नड्डा जी से भेंट हो गई है और नड्डा जी की भेंट के बाद मैं कहता हूँ किसी भी दिन अभी घोषणा हो जाएंगे। मैं मान सकता हूँ उससे पहले भी हो सकता है। परसों 22 तारीख से नवरात्रा प्रारंभ हो ही रहा है, इस बीच हो जाएगा। अब क्योंकि
राज्य सरकार के 1 साल का कार्यकाल 23 मार्च को पूरा होने जा रहा है, जिसको लेकर सरकार के स्तर से तमाम कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। राजधानी देहरादून में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा, जिसमें सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों को लाभ देने का भी काम किया जाएगा। सूचना महानिदेशक बंशीधर तिवारी ने बताया कि ब्लॉक और जिला स्तर पर भी कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे सरकार की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाया जा सके। 23 तारीख को कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। मुख्य कार्यक्रम हम लोग देहरादून में आयोजित कर रहे हैं और जो जनपद मुख्यालय है वहाँ पर भी कार्यक्रम आयोजित किया जाएंगे। इसके अलावा जो विधानसभा हैं और जो ब्लॉक स्तर वहाँ पर भी बहुउद्देशीय शिविर और जो चिकित्सा शिविर हैं जिसमें निःशुल्क स्वास्थ्य जांच की जाएगी, दवाओं का वितरण किया जाएगा, वो फिर ब्लॉक और विधानसभाओं में भी होंगे। तो पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम जनसेवा के रूप में मनाया जाएगा और 23 तारीख को इसकी शुरू। देहरादून उत्तराखंड सरकार अपने 1 साल का जश्न सरकार और संगठन स्तर पर मनाने जा रही है, जबकि कांग्रेस ने इस पर सवाल उठाते हुए बेरोजगार युवाओं और कानून व्यवस्था के मसले पर राज्य सरकार को घेरने का प्लान बनाया है। राज्य सरकार के खिलाफ कांग्रेस जिलेवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए श्वेत पत्र जारी करेगी और वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट का कहना है कि कांग्रेस नकारात्मक विषयों को लेकर राजनीति करती है। सरकार के कामकाज का उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जो कि पूर्व होते हैं या शासनादेश हो चुके हैं। वहीं अवैध खनन के मामले पर महेंद्र भट्ट का कहना है कि कैग की रिपोर्ट प्राप्त हुई है तो सरकार एक रिपोर्ट का संज्ञान लेकर कार्रवाई करती है और इस विषय पर भी मुख्यमंत्री जी परीक्षण कर कार्रवाई करेंगे। कार्यकाल तो निराशाजनक है और लोगों का जीवन दुभर किया है इन्होंने, और हम भी 23 तारीख का इंतजार कर रहे हैं। हम हर जिला मुख्यालय में उस दिन प्रेस का आयोजन करवा रहे हैं और जिसमें हम श्वेत पत्र जारी करेंगे। सरकार के खिलाफ एक रिपोर्ट कार्ड हम तैयार करेंगे जिसमें हम पूछेंगे कि आखिर वो अंकिता भंडारी केस में वीआईपी कौन, वो सफेद पोस्ट नेता कौन जिसका जिक्र एस राजू ने इस्तीफा देते समय करा, भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक, गोपन के अधिकारियों का पकड़ा जाना है, जेई और एई की जो एग्जाम था उसका कैंसिल होना, इस पर भी हम पूछेंगे। कैग की रिपोर्ट्स बता रही हैं कि खनन में जो है बड़ा घपला हुआ है, एम्बुलेंस और जो जिसमें शव ले जाया जाता वो वाहन, दोपहिया वाहन, मोटरसाइकिल, स्कूटर इत्यादि में खनन की सामग्री गई है। तो कैग की रिपोर्ट ने जहां एक बार खनन में आरोप लगाया, दूसरी तरफ कैग की रिपोर्ट ने समाज कल्याण में गंभीर आरोप लगाएंगे। 7,000 करोड़ के आसपास की धनराशि खुर्द-पुर्द की गई है। अपोजिशन जब मुद्दा विहीन हो जाता है तो उन मुद्दों की चर्चा करता है, उस पर की गई कार्रवाई की चर्चा नहीं करता है। और मैं आज कह सकता हूँ कि जो भी विकास के संबंधित जो कार्य हैं, बजट के अंदर जो जिस प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, उसके आधार में मैं कह सकता हूँ कि ये विषय 23 तारीख को सरकार का वर्ष पूरा हो रहा है, हमने तय किया है कि प्रत्येक विधानसभा स्तर पर सरकार की जो विकास पुस्तिका उसका हम विमोचन करेंगे। और विकास पुस्तिका वो चीज़ें छपी होती हैं जिसका शासनादेश होता है, जो सरकारी घोषणा में चीज़ें तय होती हैं। इसलिए इस प्रकार का प्रश्न करना, कांग्रेस जब मैं कह रहा हूँ कि भाई जब विषय नहीं बचते हैं तो नकारात्मक विषय रखना उनका एक नेचर बन गया है। कैग जहाँ भी इस प्रकार विषय आते हैं तो सदन चलता है, सदन में मामले उठाने चाहिए। इसका माने सीधा सीधा का अपोजिशन भी अपने जो उनका उत्तरदायित्व उसमें फेल हुई है और जब भी कैग की रिपोर्ट है सरकार उस पर कार्रवाई के लिए उत्तरदायी होती है। अब मैं कह सकता हूं कि कैग की रिपोर्ट के बाद जो विषय निकल कर आए हैं उन पर कार्रवाई निश्चित रूप से। देहरादून के जौलीग्रांट हवाई अड्डे के नामकरण को लेकर अब सियासत गरमाने लगी है। दरअसल हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने बीती रोज केंद्र सरकार को पत्र लिखकर हवाई अड्डे का नाम पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखने की सिफारिश की है, जिसको लेकर कांग्रेस ने अब सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का कहना है कि पूर्व सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत के बाद अब हरिद्वार सांसद डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने भी जौलीग्रांट हवाई अड्डे को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर करना चाहते हैं। लेकिन 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने तो केंद्र को प्रस्ताव भेजा था कि हवाई अड्डा नाम आदि गुरु शंकराचार्य के नाम पर होना चाहिए। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसौनी ने सवाल किए हैं कि बीजेपी के लोग बताएं कि आखिर आदि गुरु शंकराचार्य से और पूर्व सीएम हरीश रावत के प्रस्ताव से उन्हें दिक्कत क्या है। 2016 में कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री श्री हरीश रावत जी के द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर जौलीग्रांट हवाई अड्डे का नाम करने का प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा गया था।
अब भाजपा के लोग कम से कम गनीमत है उन्होंने गौतम अडानी जी के नाम पर इस हवाई अड्डे को रखने की बात नहीं कही और अटल जी का नाम लिया है। लेकिन कम से कम त्रिवेंद्र जी हों या पोखरियाल जी हों, उनको ये तो बताना चाहिए कि हरीश रावत जी के प्रस्ताव से उनको क्या दिक्कत है। आखिर आदि गुरु शंकराचार्य जी के नाम पर इस हवाई अड्डे का नाम क्यों नहीं होना चाहिए। बेरोजगार संघ के अध्यक्ष बॉबी पवार ने सरकार और पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। बॉबी पवार ने आईलेट्स परीक्षा में धांधली का आरोप लगाकर एक वीडियो मीडिया के साथ शेयर की, जिसमें जो वाहन पेपर लेकर के आ रहा था उसे हादसे का बहाना बनाते हुए लेट पेपर पहुंचने की बात कही। बॉबी पवार ने कहा कि कुलदीप सिंह ढींगरा, जो कि दिल्ली वापसी रोड लाइंस ट्रांसपोर्ट वाहन के मालिक हैं, उनकी गाड़ी को मोहंड के पास रोका गया और फोटो खींचकर पेपर लीक किया गया। आरोप है कि वाहन के ड्राइवर को 30 लाख रुपए का लालच दिया गया। बॉबी पवार ने कहा कि ड्राइवर जितेंद्र कुमार को लालच देकर गैंग की कार्रवाई का भी खुलासा किया है और साथ ही पटेल नगर थाना क्षेत्र के बाजार चौकी इंचार्ज ओम प्रकाश पर भी सवाल खड़े किए हैं। इस बात को नकार रहे हैं कि यहाँ पर जो सील वाला प्रकरण जो बच्चे आवाज उठा रहे हैं उनकी आवाज बंद करने के लिए आपने नकल रोधी कानून तो ले आए, परंतु जो घटनाएं बार बार हो रही है उस घटना का फुल प्रूफ आप देख सकते हैं कि 25 फरवरी 2023 को आईलेट्स के लिए जो पेपर देहरादून में हुआ, उन पेपरों की OMR ले जाते हुए रास्ते में जो घटना हुई, कंटेनर का लॉक तोड़ा गया, कंटेनर में डिजिटल लॉक तोड़ा गया, फिर रास्ते में जाते जाते मोहंड में लॉक तोड़ के गाजियाबाद में उसको फिट किया गया, रिफिट किया गया। तो आप इसको नकार नहीं सकते कि ये परीक्षाओं में जो गड़बड़ियां हो रही है, जो सीलें टूट रही है। मैं बयान देख रहा था उत्तरकाशी के एक पुलिस अधिकारी का, जिन्होंने कहा था कि रोडें खराब है, गड्ढों में आकर ये सील टूट जाती है। ये बिल्कुल भी, मैं कहना चाहता हूं कि सील तोड़ना, जो ये पेपरों में सील लगी होती है, वो इतनी आसानी से नहीं टूटती है। इस बात चारधाम यात्रा को लेकर गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने जानकारी दी है। गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर डॉक्टरों की तैनाती की जाएगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग को निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही पैदल मार्गों पर शौचालय, पेयजल और रहने की व्यवस्थाएं दुरुस्त की जा रही हैं। वहीं गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार ने बताया कि रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में यात्रियों को धाम तक पहुंचाने वाले घोड़े, खच्चरों का स्वास्थ्य परीक्षण समय समय पर किया जाए और इसकी जिम्मेदारी पशु चिकित्सा अधिकारी को दी गई है। जबकि चारधाम में आकस्मिक सेवा के तौर पर हेली सेवा की व्यवस्था भी की गई है। यात्रा की तैयारियां इसमें सभी जनपदों में जोरों पर चल रही हैं और विभागों में भी जो कार्रवाई होनी है वो संचालित किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो मार्गों में सुधार होना था उसमें सभी संस्थाएं अपना कार्य कर रही हैं। इसके अतिरिक्त पैदल मार्गों में और पैदल जो धामों के स्थान हैं जिलाधिकारी स्तर से उनको तैयार किया जा रहा है। जो कठिनाइयां हैं उनको दूर किया जा रहा है। उत्तराखंड की जेल चल रहे सालों पुराने कानून की जगह जल्द नई जेल नियमावली लागू होने की उम्मीद है। कैबिनेट में इसका प्रस्ताव लाया जाएगा। साल 2016 में देश भर की जेलों में कैदियों की समस्याओं को देखते हुए मॉडल जेल बनाया गया था और इसी आधार पर राज्यों को भी अपने स्तर पर मैनुअल बनाने के लिए कहा गया था। उत्तराखंड में भी साल 2019 में इसकी तैयारी शुरू की गई, लेकिन 4 साल बाद भी नई जेल नियमावली तैयार नहीं हो पाई है। ऐसे में अब उम्मीद है कि जल्द कैबिनेट में इस पर मुहर लग सकती है। ओवरक्राउडिंग हमारी जेल्स की है, डेफिनेटली हमारी कैपेसिटी जो है वो बहुत कम है और ज़्यादा प्रिजनर्स और इनमेट्स हमारे पास हैं। इसको देखते हुए हम दोनों तरफ काम कर रहे हैं। एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, तो जेलों को बढ़ाने का जो हमारा प्रस्ताव है, नई जेलें बनाने का, उस पर कार्य किया जा रहा है। साथ ही साथ जो प्रिजनर्स जेल में हैं जिनको प्री मैच्योर रिलीज़ किया जा सकता है, तो नियमावली में संशोधन करके और उसके साथ इन प्री मैच्योर रिलीज़ के लिए भी कंसिडर जा रहा है। उत्तराखंड में जो यूपी का जेल मैनुअल था वही अडॉप्ट किया गया था और वो 1960s का मैनुअल है, वही चल रहा था। आवश्यक संशोधनों के साथ हम लोग नया ड्राफ्ट मैनुअल तैयार कर रहे हैं। ओवरक्राउडिंग हमारी जेल्स की है।
देहरादून के नशा मुक्ति केंद्र में सहारनपुर के एक युवक की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रविवार रात में अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद युवक की मौत हुई है। केंद्र संचालक ने घटना की सूचना पुलिस को दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस ने परिजनों को घटना को सूचना दे दी है और परिजनों ने नशा मुक्ति केंद्र पहुंचकर जमकर हंगामा किया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि केंद्र कर्मचारियों ने मुवाद अली के हाथ क्यों बांध रखे थे। मुवाद अली के मुंह से भी खून निकल रहा था। परिजनों ने आरोप लगाया है कि घटना के बाद नशा मुक्ति केंद्र की सभी सीसीटीवी फुटेज को डिलीट कर दिया गया है। पुलिस ने परिजनों को समझा बुझाकर शांत करवाया। एसपी सिटी सरिता डोभाल ने कहा, मामले के सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। पीएम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। भाई था मुआज, ज्वालापुर में रहता था, तो थोड़ा नशे का आदी हो गया। इसके लिए हमने उसको यहाँ एक नशा मुक्ति केंद्र छोड़ दिया था। आज तकरीबन 8 या 9 दिन हो गए इसको। परसों तक भी नशा मुक्ति केंद्र वालों ने हमें वीडियो सेंड किए कि जो आपका भाई है ये अच्छा मतलब मूवमेंट कर रहा है, सब खा पी रहा है बढ़िया, और योगा भी कर रहा है, और जो हमारी क्लासेस उनको ज्वाइन भी कर रहा है। तो हमने चलो ठीक है, अच्छा है, रिस्पॉन्स अच्छा आ रहा है। तो कल आज सुबह इनका फ़ोन आया हमारे पास कि आपके भाई की तबीयत ज़्यादा ख़राब है और आप आ जाए, इसको हॉस्पिटल ले जा रहे हैं। और यहाँ पे आके देखा तो हमारा भाई मरा हुआ पड़ा था, मेरा भाई था। लक्सर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा एनडीए सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन में सरकार पर लक्सर क्षेत्र में अधिकारियों के द्वारा बिजली बिलों पर सरचार्ज लगाने के आरोप लगाए गए। इस दौरान कांग्रेस ने केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया गया। कांग्रेस नेता राजेश रस्तोगी ने आरोप लगाया कि लक्सर क्षेत्र में ऊर्जा निगम के अधिकारी लगातार जनता का उत्पीड़न कर रहे हैं। छोटे छोटे बकाया बिलों को लेकर भी लोगों के बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। ऊर्जा निगम की ये कार्यशैली कांग्रेस कार्यकर्ता बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे और इस संबंध में उनके द्वारा एसडीएम गोपाल राम भीनमाल को ज्ञापन सौंपा गया और सरकार से मांग की गई कि सरकार बिजली के बिलों पर लगने वाले अतिरिक्त कर को माफ करे। साथ ही उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि ऊर्जा निगम की मनमानी ऐसे ही चलती रही तो उनके द्वारा उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। घरों में घुस के ठेकेदार के लोग बिजली के कनेक्शन काट रहे हैं। हिंदू, मुसलमान, किसान, नौजवान, गरीब, मजदूर सब परेशान हैं। हमारी मांग है सरकार से, कांग्रेस पार्टी की तरफ से सरचार्ज माफ हो। श्री एनडी तिवारी जी ने सरचार्ज माफ किया था, श्री रमेश पोखरियाल निशंक ने सरचार्ज माफ किया था, श्री हरीश रावत जी ने सरचार्ज माफ किया था। हम इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री से भी अनुरोध करना चाहते हैं, सरचार्ज माफ करो और लोगों को राहत दो। और ये जो गुंडागर्दी हो रही है, ये जो बिजली के कनेक्शन काटे जा रहे हैं, इस पर रोक। ज्ञापन दिया गया है जिसमें उन्होंने मांग की है माननीय मुख्यमंत्री जी से कि जो गरीब मजदूर और किसान है उनका बिजली सरचार्ज माफ कराया जाए। तो इस संबंध में ज्ञापन दिया गया है। इस ज्ञापन को सक्षम स्तर के माध्यम से भेजा जाएगा। ज्ञापन राहुल गांधी के उत्पीड़न का आरोप लगाकर अल्मोड़ा में कांग्रेस नेताओं ने केंद्र की बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान विधायक मनोज तिवारी ने कहा कि राहुल गांधी के भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से बीजेपी बौखलाई हुई है और उन्हें संसद में बोलने के अधिकार से रोका जा रहा है। राहुल को नोटिस देकर धमकाने की कोशिश की जा रही है, जिसको कांग्रेस नेता बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। राहुल गांधी जी ने जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आहूत की थी और उसमें हजारों लोगों ने अपनी सहभागिता भी की, लेकिन जिस तरह का केंद्र की सरकार ने, इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस भारत जोड़ो यात्रा की सफलता को देखते हुए माननीय राहुल गांधी जी पे इस तरह के आरोप लगाए हैं और उनको संसद के अंदर बोलने का जो अधिकार नहीं दिया जा रहा है। तो इन सारी बातों को लेके भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार के खिलाफ आज हमने उसके विरोध में और माननीय राहुल गांधी जी के पक्ष में यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में यहाँ पर पुतला दहन किया है और भारतीय जनता पार्टी। मसूरी में भी कांग्रेस नेताओं ने राहुल गांधी के उत्पीड़न का आरोप लगाकर दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार का पुतला फूंका है। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सरकार के इन प्रपंचों से कांग्रेस घबराने वाली नहीं है। सरकार के हर प्रहार का मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। राहुल गांधी के ऊपर किए जा रहे उत्पीड़न को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो दिल्ली पुलिस कल राहुल गांधी हमारे राष्ट्रीय नेता के घर पर गई
और बेवजह उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है, डराने धमकाने की कोशिश कर रही है। लोकतंत्र की जो आवाज़ उठा रहे हैं राहुल गांधी, उनको डराने के लिए प्रयास कर रही है। तो उसके विरोध में ये पुतला कांग्रेस ने फूंका है और आपके माध्यम से कांग्रेस जन बता देना चाहते हैं कि राहुल गांधी के साथ पूरा देश खड़ा है, पूरी कांग्रेस खड़ी है बड़ी मजबूती के साथ। पुतला भाजपा की जो सरकार है वो लगातार पूरे देश में जो कांग्रेस के नेता हैं उन पे लगातार दबाव की राजनीति बना रही है, जिससे कि जो भी आवाज़ उनके खिलाफ उठ रही है उसको वो दबाने की पूरी कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं भाजपा सरकार को कि इस तरह की राजनीति से इस देश में कभी वो आगे नहीं बढ़ पाएगी अब, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा जो राहुल गांधी जी ने चलाई थी उससे पूरा देश उनके साथ जुड़ रहा है, लगातार जुड़ रहा है, जिनसे वो राहुल गांधी जी से इतना डरते हैं कि लगातार उन पर किसी न किसी रूप में प्रहार करते चले आ रहे हैं। फिलहाल देवभूमि दिन भर में मेरे साथ इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।